हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 17। और आज हम लोग पढ़ेंगे चल कुंडली धारा मापी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये सब कुछ आज हम वीडियो में पढ़ेंगे। इसको समझना है केवल आपको, और नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें ज़्यादा आपको केवल कैसे कुंडली काम करती है, उसकी रचना कैसी होती है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि चल कुंडल धारा मापी होता क्या है। तो पहले तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो नाम से लग रहा है कि ये धारा मापने का यंत्र है। तो धारा मापने के साथ साथ में ये डिटेक्ट भी करता है, यानी धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी उसका संसूचन भी करता है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी यानी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारा मापी यानी पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का सिद्धांत, तो सिद्धांत दोनों का एक ही है, रचना अलग अलग है। तो रचना हम अलग अलग आपको बताएंगे, लेकिन उसका जो सिद्धांत है वो सेम है। इसलिए सिद्धांत हम लोग पहले इसका लिख लेते हैं कि जो कुंडली है हमारी वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत ये है, जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और कुंडली अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वो घूमती है, यानी उस पर एक बलून कार्य करता है। ठीक है ना, और कितनी घूमती है डिपेंड करता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो इसका मतलब अगर विक्षेप निकाले कुंडली कितनी घूमी है, तो उसकी सहायता से हम उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या लिख देंगे हम, जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो ये बलयुग्म कार्य करता है, और ये पता है कि बलयुग्म जब भी किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वो वस्तु घूमती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि बलयुग्म जब कार्य करेगा तो क्या वो कुंडली घूमेगी। ठीक है ना, तो ये जो बलयुग्म कार्य कर रहा है, इस बलयुग्म द्वारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप मतलब घूमेगी तो क्या होगा, इसमें एक आयतन कोण कितने अंश से घूम गई है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग विक्षेप को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आयतन कोण। कोई अगर कुंडली घूम रही है तो इसका मतलब क्या है उसका, कि कितने कोण से घूम गई है। ठीक है ना, तो उसको आयतन कोण या शब्द यूज किया गया है। तो इस बलयुग्म द्वारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उसमें विक्षेप उतना ही ज्यादा आएगा, नहीं उतना ही उसमें आयतन कोण ज्यादा होगा। तो आयतन कोण को नाप करके उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो दोनों धारा मापी में लागू होता है। तो अगर सिद्धांत की बात आती है तो हम
चाहे ये कुंडली धारा पे कुंडली धारा में पढ़ रहे हो, चाहे ये वाली धारा में पढ़ रहे हो, दोनों में सिद्धांत यही होगा, रचना दोनों की अलग अलग है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। अभी बात करते हैं हम लोग निलंबित कुंडली धारा मापी की, उसकी रचना और उसका कार्य विधि, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हेडिंग लगाइए, नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी। नंबर 1 निलंबित कुंडली धारा, निलंबित कुंडली धारा मापी, इसको हम लोग को नाम लिखा था हमने सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसकी बात करते हैं हम लोग रचना। पहले रचना हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद इस रचना को जैसा बनाएंगे वैसा लिख देंगे। तो इसमें होता क्या है, एक आयताकार फ्रेम एल्युमिनियम का लेते हैं, यानी एक फ्रेम लेते हैं एल्युमिनियम का, उसमें आयताकार कुंडली को लपेटा जाता है। यानी ये आयताकार फ्रेम ले लिया गया, ठीक है ना, उसमें हम तारों को लपेटेंगे इसके चारों तरफ इस प्रकार से, और इसके बीच में ये हम नर्म लोहे की प्लेट रख देते हैं। यानी एक राउंड नहीं लगा है ये आपको मानना है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल शेप में होता है ये फ्रेम एल्युमिनियम का, उसमें हम करते क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास ये फ्रेम हो गया, ठीक है, इस पर अगर हम लपेटना चाहें तो तार को ऐसे लपेटेंगे, कई राउंड, मतलब ऐसे राउंड लगाना है, ठीक है ना। जैसे अगर बात जैसे मान लो ये है, इसमें तार को ऐसे लपेटना शुरू करें तो कई राउंड लगे होते हैं ना, एक राउंड यहाँ दिखा दिया तो एक ही राउंड है, ठीक है, इसमें कई राउंड लगाए जाते हैं इस प्रकार से, और उसको यहाँ पर रखा गया है, तो उसको हम उसकी जो तार की जो आकृति है जो लपेटा गया उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आयताकार कुंडली, यानी एक एल्युमिनियम के फ्रेम में आयताकार कुंडली को बनाते हैं, ठीक है ना, तार को लपेट करके, और उसके बीच में यहाँ पर एक नर्म लोहे की प्लेट रख दी जाती है। उसके बाद इसमें हम एक यहाँ पर लगा देते हैं एक दर्पण इस ऊपर वाले सिरे पर, और उसके ऊपर यहाँ पर एक फास्फर ब्रांच की पत्ती को यहाँ से लगा करके यहाँ पर एक, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग, इस प्रकार की रचना होती है, यानी इसको घूम सकती है ये, ठीक है। और यहाँ पर जहां धारा नापनी होती है उसके टर्मिनल यहाँ पर बना देते हैं हम इस प्रकार से, और यहाँ पर ये तार लगा दिया जो कनेक्ट करता है, तो ये इसका टर्मिनल हो गया 3। दूसरी तरफ क्या होता है, इसके कुंडली की दूसरी तरफ यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है ऐसे, और स्प्रिंग का दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है इस प्रकार से। ये T2 हो जाता है, और ये यहाँ से हम इसको ये तार यहाँ लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की ये दर्पण और इस जो कुंडली को कहाँ रख देते हैं, एक चुंबक के ध्रुवों के बीच में, 2 चुंबक लेते हैं
उसके ध्रुवों के बीच। लेकिन ये जो ध्रुव खंड जो होते हैं ये प्लेन नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। ऊपर झांक करके देखेंगे तो सिलेंडर जैसा रूप दिखेगा, ठीक है ना। यानी ऐसे नहीं होते हैं कि दो चुंबक रख दिए जाए ऐसे और ऐसे। क्यों ऐसा बनाया जाता है उसका रीजन भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इसको सिलिंड्रिकल शेप में क्यों बनाते हैं, तो पहले तो आप ये जान लो, रचना पहले देख लो। ये ध्रुव हो गए जो चुंबकी से उत्पन्न करेंगे। तो चुंबक का काम क्या है? चुंबकी उत्पन्न करना। दो ध्रुवों के बीच में स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसमें हमने कुंडली रख दी। ये कुंडली किसकी बनी हुई है? तांबे के तारों की ये कुंडली है, ठीक है। ये जो इसको कहते हैं हम लोग मरोड़ टोपी। मरोड़ टोपी ये होता है दर्पण, ठीक है। ये लगी हुई है एक स्प्रिंग और ये चुंबक है। अब जरा देखो, ये तो इसकी रचना हो गई और समझ में आ गया। और चुंबक के ध्रुव कैसे बनाए हमने? बेलनाकार। जो ध्रुव खंड है उसके जो सिरे हैं वो एकदम प्लेन होकर कैसे हैं? ये सिलिंड्रिकल शेप में है। क्यों रखे गए हैं ये भी हम लोग रीजन जान लेंगे थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप इसकी रचना को आप समझ लें। इसमें क्या होता है? इसमें एल्युमिनियम, फिर सुन लीजिए, इसमें एल्युमिनियम की एक फ्रेम होती है जिसमें तांबे के तारों को लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाते हैं। उसके बीच में ये नर्म लोहे का कोड रख देते हैं। ये क्या है? नर्म लोहे का प्रूड। नर्म लोहे का प्रूड है, ठीक है। उसके एक सिरे पर एक दर्पण लगा रहता है। इस दर्पण को इसको ये जो पट्टी लगी हुई है जो दिख रही है ये किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रांच की। फास्फर ब्रांच की ये पत्ती होती है और ये मरोड़ टोपी लगी रहती है। इसके सहारे से ये पूरा सिस्टम यानी कुंडली ये लटकी हुई है, तभी इसको सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये इस मरोड़ टोपी से लटकाई जाती है। किसके बीच में? दो ध्रुव खंडों के बीच में जो चुंबकीय से उत्पन्न करते हैं। और दूसरा जो सिरा होता है कुंडली का वहां के स्प्रिंग द्वारा दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ये इसकी रचना है, ठीक है। तो पहले इसकी रचना हम लोग लिख लें, उसके बाद फिर इसकी कार्यविधि भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलिए रचना लिखो पहले। तो इसकी रचना हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को एक पतली फास्फर ब्रांच, एक मेटल है ये, उसका मेटल इसलिए यहाँ पर फास्फर ब्रांच पर यूज करते हैं कि इसका जो प्रत्यय एंड वॉल्यूम जो होता है, यानी जो कह सकते हैं कि एकांक रेडियन कोण में इसको घुमाने पर जो रिस्टोरिंग जो टार्क्यू उत्पन्न होता है उसका मान बहुत कम होता है, ठीक है ना। यानी इसको जो उसकी मरोड़ दृढ़ता होती है वो कम होती है। तो अभी मरोड़ दृढ़ता के बारे में और हम बताते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इसकी जो फास्फर ब्रांच की जो पत्ती होती है, यानी इसकी इस पत्ती की जो मरोड़ दृढ़ता होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम क्यों कम लेते हैं उसका रीजन अभी पता चल जाएगा जब उसकी कार्यविधि जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती से चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच लटकाई जाती है। तो ये फास्फर ब्रांच की पत्ती हो गई, उसमें एक दर्पण लगा दिया और दर्पण से कुंडली को लटका देते हैं, ठीक है। पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। ये मरोड़ टोपी लगी हुई है ऊपर, यहां से लटकाया जाता है उसको। पत्ती के निचले सिरे पर एक दर्पण लगा होता है जो पत्ती के साथ घूमता है भाई, ठीक है, तथा जिसका विक्षेप लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। जब यह यहाँ पर लैंप का मतलब यहाँ पर रोशनी डालेंगे लैंप से तो इससे परावर्तित होकर के प्रकाश कहीं जाएगा। जब ये कुंडली घूमेगी तो जब कुंडली घूमे तो उसके साथ दर्पण घूमेगा,
तो जब कहाँ घूम गया फिर प्रकाश डाला, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, उसको नाप करके पता चलता है कि कुंडली कितने कोण से घूम गई है। समझ में आ रहा है? तो ये जो दर्पण का यहाँ पर यूज किया है, इसको पैमाने और लैंप की सहायता से कुंडली कितनी घूम गई है इसको मेजर किया जाता है। बात समझ आई? यानी दर्पण का यूज किया है, इससे प्रकाश यहाँ पर डाला गया, समझो जैसे ऐसी पोजीशन में है तो प्रकाश इससे टकरा करके कहीं दूसरे स्क्रीन लगी होती वहां पर उसको देखते हैं कि कहाँ पर इसका प्रकाश परावर्तित हो रहा है। फिर ये दर्पण घूम गया, थोड़ा प्रकाश पड़ रहा है तो घूम गया, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, वो देखेंगे कहाँ पर जा रहा है स्क्रीन पर, फिर उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कितने कोण से ये घूम गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज हम लोग कर लेते हैं दर्पण का, कि दर्पण की सहायता से हम उसका विच्छेद कोण नाप लेते हैं। तो लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। चुंबक के ध्रुवखंड, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में से पूछा जाता है कि इसके ध्रुवखंड को हम बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका रीजन भी आपको लिख लेना है साथ में, कि ध्रुव जो खंड होते हैं वो बेलनाकार बनाए जाते हैं ताकि कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहे। इस बात को समझना है। अगर हम इसको नोट कर लें फिर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। जो समझ लें उसके बाद फिर हम इसकी कार्यविधि भी आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका चित्र दूसरा जरा बना करके आपको बताएंगे हम, तभी स्पष्ट हो पाएगा। अगर हम ऊपर से देखें अगर इसको, तो ये तो हमको कैसा दिखेगा, देखो जैसे हम अगर हम इसको ऊपर से देखें इस ध्रुवखंड को, तो ध्रुवखंड को जो ऊपर से देखेंगे तो उनको इस ये आकृति दिखाई पड़ेगी। ऐसी, ठीक है ना, वही जैसी आकृति दिखाई पड़ेगी, यानी बेलनाकार। और इसमें हम जो कुंडली जो ऊपर वाला हिस्सा कुंडली कैसा दिखेगा हमको, इस प्रकार से आयताकार कुंडली होगी, उसका हिस्सा कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये जो गोली जो इसके जो देख रहे हैं पृष्ठ, गोली होने से क्या होता है कि जो इसमें N और S होगा तो बल रेखा किधर जाती है, N से S की हो जाएंगी, तो बल रेखा की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी इसमें। समझ में आ रहा है? ऐसे इस प्रकार से ऐसी कुछ स्थिति हमको दिखाई पड़ेगी। ये हमारी है कुंडली, इसमें तार लगती हुई है, ये है। अब जरा देखो, अगर हम जानते हैं कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण कितना होता है, NIAB sin थीटा, ये होता है। ठीक है, ध्यान समझ लो, उसके बाद लिख लेंगे तो जल्दी नहीं है अभी। ताऊ बराबर NIAB sin थीटा होता है, इतना बल आघूर्ण कार्य करेगा। और बल आघूर्ण जब कार्य करता है तो कुंडली क्या होगी, घूमेगी ये। ठीक है, जब घूमेगी तो थीटा का मान चेंज होगा। तो अगर हम एक प्लेन अगर रख देते हैं, सपोज अगर हम ऐसे रखते हैं एकदम प्लेन, अगर ध्रुवपट प्लेन अगर रखते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसकी भाषा भी लिखवा देंगे कि कार्य विधि क्या है। ठीक है, तो अगर कुंडली हम इसमें इस प्रकार से यहां रख देते हैं तो क्या होगा, इसकी जो अक्ष होगी इस कुंडली की अक्ष जो होगी, एक मिनट आप ये सोच करके देखो कि जो कुंडली का जो तल है, तल पर खींचा गया विलंब वही अक्ष होता है कुंडली का। अगर ये स्थिति होगी तो इसमें तो बल रेखाएं हम हमेशा इस तरफ होंगी, ऐसे सीधी सीधी होंगी। कुंडली अगर ऐसे रखी, सीधे सीधे अगर रखी है, तब तो इस पर खींचा गया विलंब ऐसे होगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र और अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। अगर कुंडली घूम गई तो थीटा भी बदल जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको हम इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम ये कुंडली को पहले सपोज ऐसे रखिएगा, तो ये कुंडली का तल ऐसे है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखो ऐसे है, ठीक है ना। बी की डायरेक्शन अगर एन और एस मान लेते हैं तो ये 20 तरफ है, सदैव ऐसे रहेगा, यानी इसका तल कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो कुंडली ये आयताकार कुंडली हो गई, ठीक है ना। तो इस पर अभिलंब जो खींचेंगे बाहर तरफ जाएगा, तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री। अगर कुंडली ये घूमी, भाई धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली का घूमेगी तो अब ये इधर तरफ हो जाएगा, तो ये एंगल बदल गया, यानी 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, कुछ भी। कितना घूम गए डिपेंड करता है इस बात पर, ठीक है ना, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके आधार पर घूमता है ये। तो उस समय क्या कोण बदलेगा, तो कोण बदलेगा तो बल आघूर्ण का मान बदलेगा। हम चाहते हैं कि बल आघूर्ण हमेशा कांस्टेंट बना रहे, और कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर थीटा का मान 90 हो जाए, कुंडली चाहे जिस स्थिति में रखी हो, थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय बल आघूर्ण सबसे ज्यादा कार्य करेगा, और कितना होगा, sin 90। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो NIAB इतना बल आघूर्ण कार्य करेगा, और सदैव कार्य करेगा, कुंडली चाहे जिस स्थिति में रखी हो, ठीक है ना। तो उसको ये थीटा का मान 90 डिग्री बना रहे हमेशा, ठीक है ना। भाई अगर कुंडली ऐसे रखी तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो कुंडली का तल इसके समांतर हो गया, तो अभिलंब इधर जाएगा, 90 डिग्री का हो गया। अगर कुंडली घूम गई है, मान लो ऐसे हो गई है कुंडली इस तरीके से, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं जो इस डायरेक्शन में है ऐसे, वो काम करेंगी, तो उसका तल उस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो अभिलंब इधर जाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे जिस स्थिति में हो, अगर हम इसको स्फेरिकल शेप में अगर ले लेते हैं ध्रुवखंडों को, तो सदैव जो तल होता है कुंडली का, वो चाहे जिस स्थिति में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। चुंबकीय क्षेत्र समांतर होगा तो अक्ष हमेशा उसके लंबवत होगी चुंबकीय क्षेत्र की, यानी बल रेखाओं के, भाई बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो बल रेखा के समांतर होगी। इसका मतलब है कि जो थीटा होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि पूछ ले, इसको हम गोलाकार क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों नहीं रखते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इस स्थिति कुंडली जब घूमेंगे तो थीटा बदल जाएगा, थीटा बदलेगा तो टाउ का मान थीटा पर निर्भर करने लगेगा, जबकि हम जानते हैं कि टाउ का मान किस पर निर्भर करना चाहिए, केवल धारा पर निर्भर करना चाहिए, ठीक है ना। एन कांस्टेंट हो गया, फेरों की संख्या कांस्टेंट हो गई, कुंडली का क्षेत्रफल कांस्टेंट हो गया, बी कांस्टेंट हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। थीटा बदल रहा है तो इसका मतलब है कि थीटा पर भी डिपेंड करने लगेगा, फिर तो दो चीजों पर निर्भर करता है, तो फिर कैलकुलेशन में समस्या आएगी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए हम इस थीटा को हटाने के लिए इसको हम स्फेरिकल शेप में बना देते हैं, ठीक है ना। स्फेयर बनाने से मतलब सिर्फ यही है कि इसका तो तल है, कुंडली चाहे जिधर घूम जाए, इसका तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है, ठीक है ना, जिससे थीटा का मान 90 डिग्री होगा। भाई तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा नहीं होता, ध्यान रखना है। तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है थीटा। तो इसलिए अगर इसको हम स्फेरिकल शेप में ले लेते हैं, तो जो उसकी बल रेखाएं होंगी बिल्कुल एकदम कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी। इसको कहते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हम इसको स्फेरिकल शेप में ध्रुवखंडों को बनाते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, ये चित्र आप बना लीजिए, इसके साथ में इस वाले चित्र को भी बना ले लीजिए, जिससे जो हमने लास्ट में लाइन जो लिखवाई है कि स्फेरिकल क्यों रखते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे इसकी कार्यविधि की। कार्यविधि वर्किंग कैसे, ठीक है, वर्किंग पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम लिखवा देंगे। बना लिया इसको। अब देखो, जिस धारा को नापना होता है, जिस धारा को नापना होता है उसको T1 और T2 के बीच में लगा देते हैं, ठीक है। ये बात तो आप पहले लिख लीजिए।
धारा को नापना होता है उसे टर्मिनल T1 व T2 के बीच लगा देते हैं। लगा देंगे तो क्या होगा, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो लिख देते हैं माना कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, तो अगर प्रवाहित धारा अगर मान लिया हमने, तो कुंडली अगर धारा प्रवाहित होकर कुंडली क्या कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो कुंडली में कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर, ये हम लोग जानते हैं, NIAB sin थीटा। ये हो गया। ठीक है, निशा दे सकते हैं यहाँ पर, जहां अब यहाँ पर पता होना चाहिए क्या है, n क्या है, कुंडली में फेरों की, कुंडली में तार के फेरों की संख्या है। आई तो हमने लिख दिया धारा है, ए क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल, बी है ध्रुवखंडों के बीच का, ध्रुवखंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया। और थीटा क्या होता है, कुंडली की अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ये आपको याद होना चाहिए कि NABI sin थीटा ये क्या है, तो वो हमने लिख दिया है, वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अब जरा ध्यान दो, ये टाउ बराबर जो बलाघूर्ण जो कार्य कर रहा है उसका मान कितना है, NIAB sin थीटा। अब ये चूंकि पहले से हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन किया है, जो ध्रुवखंड कैसे हमारे बेलनाकार हैं, कह सकते हैं चूंकि N व S बेलनाकार हैं, बेलनाकार है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि कुंडली चाहे जिस स्थिति में हो, थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री का रहता है। अभी हमने बताया उसको चित्र बना करके कि चूंकि N और S बेलनाकार हैं ये वाले सिरे, तो थीटा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो टाउ कितना हो जाएगा, NIAB sin 90। तो जो बलाघूर्ण जो कार्य करेगा वो कितना कार्य कर जाएगा, sin 90 का मान हो गया NIAB, ये समीकरण नंबर हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर हो गई। यानी कार्य विधि समझो जरा फिर। जिस तार में धारा नापना होता है उसको हम T1 T2 के बीच में जोड़ देते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी इस कुंडली में, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी, तो ये क्या करेगी, ये घूमेगी। ठीक है, जब घूमेगी बलयुग कार्य करेगा तभी घूमेगी। बलयुग कितना कार्य कर रहा है, टाउ बराबर NIAP, इतना बलागुण कार्य करेगा तो क्या कुंडली ये घूमने लगेगी। जब घूमेगी तो देखो इसके साथ ये स्प्रिंग लगी हुई है, कोई सी अगर स्प्रिंग नीचे लगी हो उसको घुमाए तो क्या होगा, स्प्रिंग के टाइट होगी। ठीक है ना, ये प्रयास करेगी कि अगर इसको घुमाना बंद कर दें या छोड़ दें तो स्प्रिंग फिर उसी पोजीशन में ले आएगी घुमा करके। इसको जितना इधर को घुमाएंगे स्प्रिंग टाइट होगी। ठीक है ना, जब टाइट होगी तो क्या करेगा, स्प्रिंग जब टाइट हो जाएगी तो स्प्रिंग भी इस पर एक बलयुग्म लगाएगी जो कुंडली को उसकी फर्स्ट पोजीशन में, जैसी पोजीशन थी उस पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो बलयुग्म उस कुंडली को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है उसे कहा जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म। और ये जो बलयुग्म कार्य कौन सा कर रहा है, ये इसमें विक्षेप उत्पन्न कर रहा है, कुंडली को घुमाता है। ठीक है ना, घुमाता ये भी है, लेकिन ये जब धारा प्रवाहित होने के कारण जो घूमती है जिस बलयुग्म से, वो हमारा है NIAP। स्प्रिंग जो उसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने का प्रयास करती है जिस बलयुग्म से, भाई घूमती तभी है जब उस पर बलयुग्म कार्य करता है। इसका मतलब स्प्रिंग क्या करती है, उसको घुमाने का प्रयास करेगी उसकी पहली पोजीशन में लाने के लिए। इसका मतलब है कि वो स्प्रिंग इस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म लगाती है, अगर उसका मान कितना होगा। तो एक चीज यहाँ पर एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, उस टर्म को जरा ध्यान दो, उस टर्म को ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने क्या बताया, इसका जो स्प्रिंग का जो काम है वो कुंडली को पूर्व अवस्था में ले आए। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां पर मान लेते हैं यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C है। ये मरोड़ दृढ़ता क्या शब्द आ गया है यहाँ पर, फास्फर ब्रांच, भाई ये जो स्प्रिंग लगी ये भी फास्फर ब्रांच पत्ती की बनी होती है, और ये ऊपर लटकाया ये भी फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है। तो जो फास्फर ब्रांच की पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस कुंडली को 1 डिग्री कोण घुमाएगा या 1 डिग्री कोण घूमती है तो उस पर वापस लाने वाला जो बलयुग्म है वो है मरोड़ दृढ़ता। यानी 1 डिग्री विक्षेप उत्पन्न होने पर कुंडली में जो प्रत्यानयन जो बलयुग्म उत्पन्न होता है, जो उसको पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, तो वो कहलाता है, उसकी मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। तो 1 डिग्री घुमाने में मरोड़ दृढ़ता कितनी है, C। यानी 1 डिग्री घुमाने पर जो प्रत्यानयन में जो बलयुग्म है वो कितना उत्पन्न हो जाता है, C। तो जब हम मान लेते हैं कुंडली धारा प्रवाहित करने से फाई एंगल घूम गई है, ठीक है ना, तो उसका जो आयतन कोण है मरोड़ दृढ़ता C है, तथा आयतन कोण फाई है, ये ठीक है ना। ये अगर मान लेते हैं तो प्रत्यानयन बलयुग्म कितना हो जाएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म ये हो जाएगा भाई 1 डिग्री में है C, तो 5 डिग्री में कितना हो जाएगा, या रेडियन में लिखते हैं, सॉरी 1 रेडियन में C बलयुग्म उत्पन्न हुआ है, तो 5 रेडियन में कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C × 5। ये बात समझ गए। यानी ये जो प्रत्यानयन बलयुग्म है ये कुंडली को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास है। धारा प्रवाहित होकर कुंडली घूमेगी,
घूमेगी तो स्प्रिंग टाइट होगी, स्प्रिंग टाइट होगी तो ये कुंडली को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो ये जो बलयुग्म है, ये बलयुग्म इसको कहते हैं हम लोग विक्षेपक बलयुग्म, ठीक है ना। ये विक्षेप उत्पन्न करता है, कुंडली घुमाता है, ठीक है ना। और ये जो बलयुग्म है जिसको प्रत्यंग बलयुग्म कह रहे हैं, ये कुंडली को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जो कौन लगाता है, ये स्प्रिंग लगाती है उस पर बलयुग्म, ठीक है। तो साम्य अवस्था में क्या होगा, जब कुंडली घूम करके रुकेगी तो क्या होगा, ये जो उसको घुमाने वाला जो बलयुग्म है और जो पूर्व अवस्था में लाने वाला जो बलयुग्म है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। तो साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था में बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ये दोनों एक ही लाइन में लिख लेंगे इसको, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो दोनों बराबर कर दो जरा, NIAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, C5। यहां से I इक्वल टू कितना हो गया, I इक्वल टू हो जाएगा C अपान NAB इंटू। ये जो CNAB ये सब क्या है, एक कुंडली के लिए एक नियतांक हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लीजिए। जहां C अपान NAB, जहां C अपान NAB कुंडली के लिए एक नियतांक है, जिसे इसका नाम भी दिया गया है, जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। यही सिद्धांत था हमारा कि जो विक्षेप जो कोण है, यानी इसको एफएन कोण हम लोग कह रहे हैं, वो किसके समानुपाती होता है, I के, ठीक है ना। तो ये इसकी जो कार्य विधि हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आपको केवल इतना करना है कि जो प्रत्यानयन बल युग्म का जो मान है उसको हम उस बल युग्म के बराबर कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ इक्वल कर दिया, NIAB इक्वल टू C5, I का मान निकाल लिया। अब C अपॉन NAB ये कुंडली के नियतांक C, तो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती का दृढ़ता गुणांक या दृढ़ता गुणांक है ये, और N कुंडली फेरो संख्या है, A कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो उस कांस्टेंट का नाम दे दिया गया धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा ये हमारा हिस्सा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इस 5 को मेजर करके उसमें प्रवाहित होने धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें इसकी सुग्राहिता क्या होती है, ये हम लोग और पढ़ लेंगे आज। नोट कर लीजिए पहले इसको। नोट कर लिया।
हेडिंग लगाइए, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कितनी होती है। धारा मापी की सुग्राहिता ये दो प्रकार की होती है। एक होती है धारा सुग्राहिता और एक होती है वोल्टेज सुग्राहिता। दो प्रकार की सुग्राहिता हम लोगों को पढ़नी है। तो हेडिंग लगा लीजिए, पहले धारा सुग्राहिता के बारे में पढ़ लेंगे। धारा सुग्राहिता का मतलब क्या होता है। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। यानी एकांक धारा, यानी एक एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो कहलाती है धारा सुग्राहिता। ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, SI यानी धारा सुग्राहिता इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। अगर धारा अगर एक हो जाए तो विक्षेप कोण किसके बराबर हो जाएगा, SI के बराबर हो जाएगा। यानी एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है। और यहां से अगर हम धारा का मान अगर लगा देते हैं तो धारा का मान अभी हम लोगों ने निकाला था ना, धारा I इक्वल टू क्या निकला था, मुझे याद आ रहा है, SI इक्वल टू धारा I का मान क्या निकला था, C अपॉन N AB और इंटू फाइव ये था। यहां से ना फाई अपॉन आई का मान निकालो कितना आएगा, तो फाई अपॉन आई इसका मान कितना हो जाएगा, NAB अपॉन C। ये धारा सुग्राहिता का मान आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आप कहा जाए धारा, इसकी धारा सुग्राहिता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, फेरों की संख्या बढ़ाइए तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, और अगर C जो दृढ़ता गुणांक है ये अगर कम करेंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। दृढ़ता गुणांक कम कैसे होगा, फास्फर ब्रांच की पत्ती का यूज करके हम C का मान कम कर लेते हैं, क्योंकि फास्फर ब्रांच की पत्ती का जो दृढ़ता गुणांक वो कम होता है, इसलिए फास्फर ब्रांच की पत्ती का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि SI को ऐसे बढ़ाएंगे, तरीका हमने बता दिया है। N को बढ़ाएंगे तो SI बढ़ेगा, A को बढ़ाएंगे तो SI का मान बढ़ेगा, B को बढ़ाएंगे तो SI का मान बढ़ेगा, लेकिन C को घटाने से SI का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में लगाइए वोल्टेज सुग्राहिता। नंबर 2 वोल्टेज सुग्राहिता। इसकी परिभाषा को सेम लिख सकते हैं, कुंडली में एकांक वोल्टेज लगाने पर
लगाने पर उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है ना। इसे SV सफिक्स में भी लिखेंगे, इसे SV से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, SV = phi/V। एकांक वोल्टेज लगाने से कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाता है, वोल्टेज सुग्राहिता। जहां से फाई तो फाई है तो V की जरूरत क्या होता है I/R। R क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है R। ठीक है ना। तो उसमें वोल्टेज कितना लग जाएगा, धारा अगर I प्रवाहित हो रही है तो I/R। phi/I का मान हम यहां से लगा दो, कितना हो जाएगा, phi/I का मान अगर लगा देते हैं तो नीचे और I शामिल हो जाएगा केवल। क्या लिख सकते हैं, SV = NAB/CR, ये मान आ जाएगा। यानी इसको हम जो वोल्टेज सुग्राहिता है उसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ेगा, फेरो संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी A, यानी कुंडली क्षेत्रफल बढ़ाएं तो भी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाएं तब भी बढ़ेगी, और C का मान कम करेंगे तो भी सुग्राहिता बढ़ेगी। और उसके कुंडली का जो प्रतिरोध है, कुंडली प्रतिरोध मतलब जिस तार की कुंडली बनाई गई है उसका प्रतिरोध अगर बढ़ा देते हैं तो उस प्रतिरोध का मान कम कर देते हैं तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो R कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। R अगर हम मोटे तार यूज करें, मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, ये हम लोग जानते हैं ना, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। R = होता है ना ρA/L, L/E। R, एक मिनट, इसका फॉर्मूला होता है R = ρL/E, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये पता चला है A का मान अगर कम होगा तो R का मान ज्यादा होगा, A का मान अगर ज्यादा होगा तो R का मान कम होगा। यानी अगर हम R को अगर कम करना चाहते हैं SV बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, यानी मोटा तार यूज करना पड़ेगा। तो मोटे तार लपेट करके भी हम उसकी सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, किलकित कुंडली धारा मापन। पॉइंट है हमारा किलकित कुंडली धारा मापन। कुंडली धारा मापन किलकित कुंडली धारा मापी, या कुंडली हम लोग कहते हैं इसको पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इसमें इसका सिद्धांत है और इसकी जो कार्य विधि है वो लगभग सेम है, केवल रचना में अंतर है। ठीक है, तो रचना पहले हम लोग इसकी बना लेते हैं। सिद्धांत सेम है, जिसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। निलंबित कुंडलीय धारा मापी बिल्कुल सेम उसी तरीके से भी काम करता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है सुविधा के हिसाब से। क्या अंतर है दोनों में ये भी हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा माना गया है। तो पहले इसकी रचना हम लोग बना लें। तो रचना बनाने के लिए इसमें भी एक फ्रेम होता है एल्युमिनियम का, और उस एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बना लेते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से। ये कुंडली बना ली गई। उसके बाद इसको जो है एक ऊपर और नीचे 2 पियोट्स लगाए जाते हैं, इसको चूल कहते हैं हम लोग। इस प्रकार से उसको हम लोग इस प्रकार से लगाते हैं। ऐसे 1 मिनट, इसको हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं ये। और ऐसे इधर भी लगा होता है पियोट, जो सेम इस तरीके से लगाना है आपको। ये 2 इसमें ये चूल लगे होते हैं। जैसे चूल का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पियोट। पियोट का मतलब होता है, जैसे कभी आपने कुम्हार की चाक देखी है जिसमें बर्तन बनाते हैं कुम्हार, उसमें क्या जो जो चौक होती है वो एकदम धुरी के ऊपर ऐसे रखी नाचा करती है वो एकदम। तो ये जो तो वही 2 इसमें ये समझे कि ये धुरी है, बाल बैरिंग की तरह काम कर रहे हैं। बैरिंग होते नहीं है पर उसको टिका दिया जाता है। मान लो यही ये कुंडली है, उसको अगर हम यहाँ पर ऐसे टिका दें 2 फूलों के बीच में और उसको घुमाएं तो ये वही पॉइंट बने हुए, इसको पियोट बोलते हैं। ठीक है ना। और इसमें ऐंठन बलून उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर इनको इसके बीच में यहाँ स्प्रिंग भी लगी होती है ऐसे, और ये टर्मिनल का भी काम करते हैं। इसी जगह इसमें भी ये T1 और T2 यहाँ से धारा प्रवाहित करनी होती है, उसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग ध्रुवखंडों के बीच रख देते हैं। और ध्रुवखंड कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, प्लेन नहीं होते हैं ऐसे। उसका रीजन हमने बता चुके हैं। इसका रीजन इसलिए होता है, कुंडली चाहे जिस स्थिति में हो, उसका जो तल होता है कुंडली का वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, यानी उस पर अभिलंब जो खींचा जाए वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और ये सब इसमें तार लगते हैं ये, तो ऐसी इसकी रचना होती है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसका जो विक्षेप पड़े, धारा प्रवाहित करें तो विक्षेप आएगा। विक्षेप को पढ़ने के लिए यहाँ पर इसमें एक पैमाना लगाया जाता है, और पैमाने के साथ में एक संकेतांक भी लगा रहता है। मान लो यहाँ पर एक सुई इस प्रकार से, और यहाँ पर ये स्केल बना होता है। इसका शून्य यहाँ पर होता है, और इस तरफ इसमें पॉइंट बने होते हैं 1 2 ऐसे करके पॉइंट बनाया जाता है। इसमें दोनों तरफ इसका विक्षेप आता है ऐसे करके। इस प्रकार से इसमें एक स्केल बना रहता है। सुई दोनों तरफ जाती है, धारा की डायरेक्शन बदल देंगे। अगर विक्षेप ऐसे गया, धारा की दिशा बदल देंगे, विक्षेप इधर चला गया। जो संकेतांक जो होता है वो 20 में होता है, और इसका शून्यांक 20 में बना होता है। सुई इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत आसान है। धारा प्रवाहित की हमने 2 टर्मिनल T1 और T2 से, विक्षेप अपने आप सुई जहां पर पहुंच जाएगी उतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, पता चल गया हमको। ठीक है ना। तो ये सुविधाजनक ज्यादा है, लेकिन इसकी जो सुग्राहिता है वो निलंबित कुंडली मापी से कम होती है। वो ज्यादा सुग्राही होता है, लेकिन उसको वो नाजुक है। नाजुक होने वाला जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से लटका रहता है, उसको लाने ले जाने में अगर झटका लगता है तो टूट भी जाता है वो। ठीक है ना। तो उसको कहीं कैरी करने में समस्या आती है, इसलिए
उसकी जगह हम लोगों ने ये वाला यूज करते हैं। लैब में जो फिजिक्स लैब में यही किलकित कुंडली धारामापी यूज किया जाता है और इसको नापने में सुविधाजनक है। इसमें कुछ करना नहीं, उसमें हम लैंप और पैमाने की सहायता से विक्षेप कोण नापते हैं। इसमें तो जो भी कोण बना तुरंत स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, ये इसका संकेतांक है, सुई लगी होती है, जहां पहुंच गए उतने एम्पीयर की धारा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी रचना हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें तो क्या लगा हुआ है, ये क्या है, स्प्रिंग, ये पियोट है, इसको हम लोग कहते हैं चूल। एक चूल ये लगा हुआ है, एक चूल ये लगा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पियोट। समझ आ रहा है, ये है संकेतांक, इसको हम लिख सकते हैं संकेतांक, और ये है पैमाना। शून्य इसका बीच में होता है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये तो इसका संरचना होगा, इसको लिख अब सकते हैं हम लोग। संरचना कैसे लिखेंगे, तो इसकी रचना हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें तांबे के तार की एक कुंडली होती है जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है। ये कुंडली चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच दो चूलों पर झूलती है। ये दो चूल जो लगे हुए इसको पियोट कहते हैं, वहां पर झूलती है। चूलों के पास दो स्प्रिंगें लगी होती हैं, स्प्रिंगें ये दिख रही, ये स्प्रिंगें लगी होती हैं जो कुंडली के घूमने पर ऐंठन वॉल्यूम उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना, ऐंठन वॉल्यूम को प्रत्ययन वॉल्यूम कहते हैं। रीस्टोरिंग जो टॉर्क होता है वो उत्पन्न हो जाता है कि कुंडली जब घूमेगी, धारा प्रवाहित करे, कुंडली घूमेगी, जो कुंडली घूमेगी स्प्रिंग क्या होगी, टाइट होंगी। ठीक है ना, टाइट हो जितनी घूमेगी उतनी स्प्रिंग टाइट होगी, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम उत्पन्न होगा इसमें। और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं, कुंडली फिर घूम करके अपने फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है ना, तो जब धारा प्रवाहित होगी कुंडली घूमेगी, घूमते घूमते एक ऐसा समय आ जाए कुंडली घूमना बंद कर देगी। उस समय क्या होगा, जो प्रत्ययन वॉल्यूम कार्य कर रहा है वो उसके विक्षेपक वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर हो जाता है। ये सिद्धांत हम लोग इसके पहले वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो हम लोग निलंबित कुंडली धारा में पढ़ा था उसका सिद्धांत वही है, बस इसकी रचना में थोड़ा सा अंतर किया गया है। तो जिस धारा का मापन करना होता है उसे टर्मिनल T2 और T1 T2 के बीच जोड़ देते हैं, T2 के बीच जोड़ देते हैं। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूमने लगती है, जिसके कारण कुंडली में लगा संकेतांक ये लगी हुई सुई, एक संकेतांक वृत्ताकार पैमाने पर घूमने लगती है। पैमाने विक्षेप पढ़ करके धारा को माप लेते हैं। तो इस प्रकार से ये निलंबित कुंडली धारामापी की रचना और उसकी कार्यविधि हो गई। ठीक है, तो हमने बताया भी कि ये जो दो प्रकार के हम लोग धारा में व्यास पढ़े हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, दोनों में क्या अंतर समझ में आया, रचना समझ में आया कि उसमें क्या होता है, निलंबित वाले में उसमें लटकती है फास्फोरस ब्रांच की पत्ती द्वारा एक मरोड़ टोपी से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उसीलिए उसको सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, लटकने के कारण। और ये पियोटेड है, यानी ये दो चूल बने हुए हैं, इसके बीच में ये झूलती है, इसके बीच में लगाई जाती है, यानी ऐसे करके ये कुंडली, ये मान लो कुंडली है, इसके बीच में लगा देंगे। अब ये घूमेगा, धारा प्रवाहित करेंगे तो ठीक है ना भाई। जो कॉन्सेप्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली में तो घूमने लगती है। जब कुंडली घूमेगी तो इसमें संकेतांक लगा हुआ है, भी घूमेगा, और संकेतांक कहाँ पर घूमता है, इसमें लगे हुए पैमाने पर घूमता है वो, और पैमाने को पढ़ करके उसमें धारा का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये सुविधाजनक ज्यादा है किलकित कुंडली धारामापी। लेकिन जो अगर सुग्राह्यता की बात करेंगे तो निलंबित कुंडली धारामापी ज्यादा सुग्राही है, लेकिन उसका यूजफुल जो यूज है वो असुविधाजनक है। कहीं ले जाना है तो असुविधाजनक है, उसका मेजरमेंट करना उससे वो थोड़ा सा असुविधाजनक है। लेकिन इसमें सीधे हम लोग पैमाने से पढ़ लेते हैं तो इसकी सुग्राह्यता तो कम है, लेकिन ये यूजफुल ज्यादा है।
जो लैब में अपनी जो फिजिक्स लैब में अगर आपको मिलेगा देखने को गैल्वेनोमीटर, तो आपको किलकित गैल्वेनोमीटर ही रहता है, वो किलकित कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।